लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे लेजेंड है ना, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 डेकेड्स इन फाइनेंशियल फील्ड। आज के दिन पे ही इज एमडी एंड सीईओ ऑफ मोतीलाल ओसवाल एएमसी। मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन करने से पहले ही वाज वर्किंग एज रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड ऑफ इंडिया ऑफ आईसीआईसीआई एएमसी। ही इज वन गाय जिनको आई हैव पर्सनली नोन फॉर मोर देन 5 years. पापा इज इन कनेक्ट विथ हिम फॉर मोर देन 10 years. ही हैज ऑलवेज बीन माय मोटिवेशन, माय गाइड। और मुझे जब भी कुछ दिक्कत होती है फाइनेंशियल वर्ल्ड में और फाइनेंशियल रिलेटेड डाउट्स होते हैं, ही इज वन गाय जिनके पास मैं जाता हूं एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी आउट इन विच एवर वे पॉसिबल। ही इज वन गाय जो मेरे लिए मोटिवेशन रहे हमेशा फाइनेंस इंडस्ट्री के। सो लेट अस वेलकम एमडी एंड सीईओ ऑफ मोतीलाल ओसवाल एएमसी, मिस्टर आशीष सोमैया सर। आशीष सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। थैंक यू सर। आपके साथ सीधे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं सर। जो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो फैमिली है वो समझे, वो ये होगा कि सर आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ कैसी रही है। आपने क्या कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ मिस्टेक्स है, कुछ आपने सीखा है जो हम लोग ध्यान रख सके। Mistakes हैं actually. So there are many mistakes which I have learned over number of years actually. Like for example, अभी थोड़े समय पहले ये जो मिंट न्यूज़पेपर है इसमें भी एक आर्टिकल छपा था जहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि मेरी खुद की एसेट एलोकेशन किस तरीके की है। तो उसमें एक्चुअली मैंने बताया था ये मेरी जो एसेट एलोकेशन है वो एक्चुअली किसी ने ट्रैक या कॉपी नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 100% फुल्ली इनटू इक्विटी। Other than some money available in liquid or lying in my bank account, other than that, मेरे पास कोई डेट या फिक्स्ड इनकम कुछ नहीं है और जिस घर में रहते हैं उसके अलावा कोई रियल एस्टेट भी नहीं है। तो ऑब्वियसली जो घर है उसको तो इन्वेस्टमेंट गिन नहीं सकते हैं और जो लिक्विड में पड़ा है या बैंक में पड़ा है उसको भी फिक्स्ड इनकम एलोकेशन में नहीं गिन सकते हैं। तो आप समझ लो करीब करीब 100% इक्विटी है। तो ये लेकिन क्योंकि मैं 20-21 साल से इक्विटी मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, मुझे इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं नज़र आती है। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी को देखें तो हमेशा से पूरा 100% इक्विटी रहा है और इसमें काफ़ी ऊंच नीच हुई है जैसा आप जानते हैं। तो जैसे मार्च 2020 का महीना आया तो पूरा पोर्टफोलियो 30% डाउन हो गया। इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन लर्निंग वाली बात ये भी है कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है कि एक चीज तो जाहिर है कि जिस पैसे पे मेरा कोई भी डिपेंडेंस है, फर्ज कीजिए कि मेरा कोई लोन होता जिसमें ईएमआईज भरने होते या फर्ज कीजिए कि कोई दूसरी कोई रिक्वायरमेंट है जिसके लिए पैसे रखने होते, तो ये सारे पैसे तो मैं इक्विटी में नहीं रखता। ये 100% इक्विटी ये है क्योंकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। खास बात तो यही है कि जो अपने को सूट करे और जो चीज हम झेल सकें उतना ही रिस्क लेना चाहिए। सर 100% इक्विटी मतलब आपकी वॉलेटिलिटी बहुत रही होगी सर। जब वॉलेटिलिटी रहती है उस समय आप इमोशन कैसे मैनेज करते हैं सर? देखिए यही मैंने बताया कि इमोशन मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इमोशन कौन मैनेज कर पाता है? वही मैनेज कर पाता है जो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पहली बात देखिए, क्योंकि क्या है कि अगर तो हम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अपनी इनकम के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स पे अगर डिपेंड करते हैं तब तो वॉलेटिलिटी झेल पाओ नहीं झेल पाओ बात की बात है। एक्चुअली वॉलेटिलिटी होनी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में, वरना तो इनकम डिसरप्ट हो जाएगी। करेक्ट। सेकेंड थिंग इज दैट जो आपका क्वेश्चन है कि इमोशंस किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, ये एक्सपीरियंस से भी आता है। क्योंकि मेरे 21 इयर्स में मुझे तीन बार ऐसा बोला गया है कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुनिया खत्म नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि जब भी मुझे बोला गया दुनिया खत्म हो जाती है तो मैं यही सोचता हूँ कि अव्वल तो दुनिया खत्म होगी नहीं, और दूसरी बात कि अगर दुनिया खत्म होने वाली है तो सेविंग करके वैसे भी क्या करना है, राइट। So I think first thing about these emotional things, जो इमोशन हैंडल करने की बात है, इन इनडायरेक्ट मैनर में लाइटर नोट पे बता रहा था, बट खास बात ये है कि ये जो डूम्सडे प्रेडिक्शंस जो लोग करते हैं इसको कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट। बिकॉज क्या होता है कि जब इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं जब तेजी होती है तो लोग बिलीव करते हैं कि भाई ऑल ट्रीज विल ग्रो टू द स्काई, और जब मंदी होती है तब लोग बिलीव करते हैं यही कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें नहीं होती है।
All trees don't grow to the sky, and world also doesn't come to an end. Both the things are exaggerations. So you should understand that when people are, lot of times people are exaggerating, and I think you should always try to keep a balance. You should know. See, one more thing I'll tell you. In the stock market, one thing which is my biggest learning. This is my learning only. I have not read in any textbook or anything like that. But one learning of mine in the stock market is never draw conclusions. जैसे ये देखिए क्या है कि जब ग्रोथ होती है तो बोलते हैं ऑल ट्रीज विल ग्रो टू द स्काई, ये एक तरीके का कंक्लूजन है. जब मंदी आती है तो लोग बोलते हैं सब बर्बाद हो जाएगा, ये भी एक तरीके का कंक्लूजन है, राइट? जैसे क्रिकेट में कहावत है, इट्स नेवर ओवर टिल इट्स ओवर. बट फिर भी क्या होता है कि क्रिकेट का गेम तो क्या है, 50 ओवर, 20 ओवर या 5 दिन या जो भी है उसमें अल्टीमेटली खत्म होता है. लेकिन स्टॉक मार्केट जो है इट्स अ जर्नी. तो इसमें लीडर्स होते हैं, लैगार्ड्स होते हैं, इसमें लूजर्स और विनर्स आमतौर पे होते नहीं है. सो यू शुड रिफ्रेन, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रॉइंग कंक्लूजन्स. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर. आपसे जितना मैंने रिटेल इन्वेस्टर कैसे बिहेव करता है सीखा, शायद उतना किसी से नहीं सीखा. तो सर अभी का जो सिनेरियो है, जैसे लॉकडाउन से पहले सब लोग भाग रहे थे इक्विटी मार्केट से, जैसे ही लॉकडाउन हुआ मार्केट चलने लगा तो सब वापस से मार्केट में भाग के आ रहे जितनी भाग के गए थे. तो अभी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और उन्हें क्या करना चाहिए आज के सिनेरियो में लुकिंग फॉरवर्ड? देखिए 2-3 चीजें हैं. हम मार्केट्स के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में काफी डिस्कशंस करते हैं. 2 या 3 चीजें हैं जो मैं बोलूंगा कई लोगों को शायद कभी पसंद नहीं भी आता है, लेकिन इट्स अ रियलिटी. फर्स्ट थिंग, जो लोग अच्छे समय में पैसा लगाते हैं और खराब समय में हाथ खींच लेते हैं, उनकी कभी वेल्थ नहीं बन सकती है. तो क्या है, जब तेजी होती है तब वो आपको बोलेंगे अनंत भाई पैसा लगाना है, आ जाओ, और फिर खुद ही डिसाइड कर लेंगे करना क्या है. आप उनको कॉशन भी कर लो, आप उनको कुछ भी बोल लो, लेकिन फॉर्म भी साइंड है, चेक भी कटा हुआ है, अनंत भाई को खाली जमा कराना है. तो ये तेजी में होता है. मंदी में क्या होता है, अनंत भाई आपने तो बोला ही नहीं मार्केट गिरने वाला है, पता नहीं आप तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते हो, शायद आपको भी पता नहीं है वो क्या रहा है, पता नहीं आप किस तरीके की एनालिसिस करते हो, आप तो बोल रहे थे आप सीए सीएफए हो, हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको नहीं समझ में आया. तो क्या होता है कि जिनका तेजी में ट्रस्ट बहुत ऊपर होता है और मंदी में सेम अनंत भाई है, सब कुछ सेम है, लेकिन मंदी में ट्रस्ट नहीं है. अरे भाई शेयर के दाम देख के एडवाइजर को ट्रस्ट करोगे क्या? तो जो लोग तेजी में पैसा लगाते हैं और मंदी में हाथ खींच लेते हैं, दे कैन नेवर मेक मनी. जो तेजी में एडवाइजर को ट्रस्ट करते हैं और मंदी में एडवाइजर को ट्रस्ट नहीं करते हैं, दे कैन नेवर मेक मनी. कई बार ऐसा है, लोगों को लगता है कि पैसा तेजी में बनता है, ये भी गलत थिंकिंग है. मंदी में जब पैसा लगाते हो, उसके बाद जब तेजी आती है तो आपके रिपोर्ट कार्ड में वो वेल्थ क्रिएट हुई ऐसा दिखता है, लेकिन पैसा तेजी में नहीं क्रिएट होता है. जब मंदी में लगाते हो तभी पैसा तेजी में क्रिएट होता है ना. एब्सोल्युटली. सो तेजी में तो खाली रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखता है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. ये कैसा वाला लॉजिक, कैसा वाला हो गया, जिस दिन आपका रिपोर्ट कार्ड आया उस दिन आप पढ़ाई करते हो क्या? तो एग्जाम के टाइम पढ़ाई करते हो तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा आता है ना भाई, राइट? So I think that there are some logical things to be kept in mind. जैसे अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. कई लोग ये बोलते हैं, जैसे मार्च अप्रैल का महीना आया तो कई लोग ये बोलते हैं भैया आपने फरवरी में पूरा कैश क्यों नहीं कर लिया? अब ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि 5 मार्च 7 मार्च तक तो निफ्टी 11,500 पे था. 23 मार्च को निफ्टी 7,600 हो गया. 23 मार्च को जब निफ्टी 7,600 हुआ ना, तब हमारा लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था और पूरे इंडिया में 600 केस थे कोविड के. एब्सोल्युटली. किस बेसिस पे आप पूरा पोर्टफोलियो कैश कर लेते आपका? ये जो फॉल हुई है दैट वाज नॉट रिलेटेड टू इंडिया. पूरे वर्ल्ड की हर मार्केट पहले 35 to 40%, पूरे वर्ल्ड की हर मार्केट पहले 35 to 40% गिरी है. ठीक है, अब आप आगे देखिए. अभी 23 मार्च से लेके आज तक लाखों केस हो गए कोविड के. अनफॉर्चुनेटली 20,000 लोगों की जानें चली गई. 3 महीने का लॉकडाउन भी हो गया, बट तब तो मार्केट 30% ऊपर है. कैश लेके बैठे होते फिर क्या करते? सो सी क्या होता है, ये जो रेयर व्यू मिरर ड्राइविंग है, ये सब सी व्हाट हैपेंस इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द मार्केट और आपके इन्वेस्टमेंट की एनएवी गिरती है, तो वो क्यों हो रहा है उसको समझने की कोशिश करना जरूरी है. किसको ब्लेम करना वो सोचना जरूरी नहीं है. एब्सोल्युटली सर,
Absolutely. You understand? People who control their destiny, they do not look for whom to blame. They always try to understand behind the science or logic what is happening, and then understand कि भाई चलो ये हो गया, अब बताइए आगे क्या करना है. There is another saying in English that you do the appraisal, performance appraisal होता है, वो पास्ट को देख के होता है. ठीक है. अच्छा, आज आप एक मेरा पोर्टफोलियो ले लीजिए, आप बोलिएगा कि भैया इसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. एग्जाम्पल, तो क्या है कि आप मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो पास्ट को देख के कर रहे हैं, राइट? अब उस फीडबैक के बेसिस पे क्या मैं अपना पोर्टफोलियो चेंज कर दूं? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाना है. And in the stock market, 90% of the time it happens that what is not worked in the past will work in the future, and what has worked in the past may not work in the future. So, performance appraisal is done looking at the past, but portfolio management has to be done looking at the future. Absolutely, sir. Right. So, ये सब काफी सारी चीजें हैं, complicated matter है. इसमें एडवाइजर को फॉलो करना, एडवाइजर पे ट्रस्ट रखने के सिवा एक्चुअली कोई ज्यादा इसमें जिस्ट कोई और है नहीं इसका. एक्चुअली यू नीड अ गुड एडवाइजर एंड यू शुड ट्रस्ट द एडवाइजर. एब्सोल्युटली सर. बॉस, आपके एग्जांपल्स ना हमेशा ऐसे होते हैं कि लर्निंग भी दे जाते हैं और हंसी तो हमेशा आती ही है. ऐसे लाइव एग्जांपल्स होते हैं कि मजा आ जाता है सुन के. सर, इसी अंदाज में सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो $1 बिलियन क्वेश्चन है आज के दिन, क्या इक्विटी शेयर मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा? अगर होगा तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, इनका नाम हावर्ड मार्क्स है, आपने भी पढ़ा होगा. ही हैज रिटन अ बुक कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रिसेंटली ही रोट अ बुक कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल्स. इनकी बुक्स में एक बहुत फैंटास्टिक एग्जांपल मैंने देखा था जो प्रैक्टिकल है. इन्होंने क्या बोला कि जब तेजी होती है ना, तो सब लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि भैया अगला कौन सा फंड आएगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, क्या सेक्टर, कहाँ पैसा लगाए. तो जब तेजी होती है तब सारे लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में लग जाते हैं. ठीक है. फिर कहीं न कहीं कोई रिस्क होता है जो हमारे से इग्नोर हुआ है, कहीं न कहीं कुछ गलत हो जाता है, आर्थिक व्यवस्था में कुछ गलत हो जाता है, कंपनियों के परफॉर्मेंस में कुछ गलत हो जाता है, कभी मार्केट में कुछ गलत हो जाता है, कभी हमारी कोई डिसीजन गलत हो जाती है. तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं से कुछ रिस्क निकल आता है जिसकी वजह से वो तेजी से फिर मंदी आ जाती है. तो होता क्या है कि तेजी में सारे लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं. कोई ना कोई ऐसे रिस्क है जो कहीं न कहीं इग्नोर हुए हैं, वो रिस्क आ जाते हैं, इसलिए फिर मंदी आ जाती है. अब जब मंदी आती है फिर बाजार गिर जाता है, फिर हम सब रिस्क ढूंढने निकलते हैं कि भैया अब क्या हो जाएगा. तो सोचने वाली बात यह है कि जब सब बढ़िया चल रहा है तब हमको ये सोचना चाहिए कि कौन सा रिस्क इग्नोर हो रहा है. और जब सारे के सारे रिस्क आ गए सामने, धुलाई पिटाई हो गई, तब तो हमको ये सोचना चाहिए कि भैया अब अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकलेगी. So the thing is that at the peak of the market, everybody is looking for opportunities. At the bottom of the market, everybody is trying to find which risk is going to come. Actually, our behavior should be reverse. आज का जो माहौल है, this is an environment to look for opportunities. क्योंकि आप देखिए पिछले 2-3 सालों में एक इतना बड़ा IL&FS डिफॉल्ट हो गया, तो पूरे क्रेडिट मार्केट, NBFC सबकी पिटाई हो गई. जितने भी वीक गवर्नेंस थे, जितने भी ओवर लीवरेज या वीक बैलेंस शीट्स थे, वो सारे के सारे साफ हो गए. उसके पहले पूरी एनपीए की साइकिल चली. आरबीआई ने सारे के सारे बैंकों के एनपीएस क्लियर कर दिए, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करा दिए, कैपिटल रेज करवा दिया, पूरी क्लीन अप करवा दी. रेरा हो गया, जीएसटी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, काफी कैश डीलिंग्स पे असर पड़ गया. तो पिछले 5 साल में हर तरीके का रिस्क हमारे सामने मटीरियलाइज हो चुका है. और पिछले 5 साल में जितना मार जहां से क्लीन अप करना था, जितना मार पड़ना था, वो सब पड़ चुका है. कुल मिला के बाद में कोविड-19 आया, कुल मिला के अभी हम ऐसे लेवल पे है जहां पे मिड कैप इंडेक्स जो है इसकी वैल्यू 2014 के लेवल से भी नीचे है. टोटल मिड कैप जो मार्केट कैप है, इंडेक्स नहीं, सारी मिड कैप कंपनियों की जो टोटल लिस्टेड वैल्यू है, इट इज बिलो द लेवल ऑफ 6 years बैक. स्मॉल कैप का तो आप देखो ही नहीं. ठीक है. सो क्या है कि माहौल ऐसा है कि यहाँ से हमको ये सोचना है कि और 5% नीचे जाएगा कि नहीं, और 10% नीचे जाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात नहीं है. देखने वाली बात ये है कि अब यहाँ से मंदी में से निकलेंगे कैसे. तो मेरा ये मानना है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है, ये फर्स्ट अपना जो लॉकडाउन का माहौल था, फर्स्ट क्वार्टर FY21 जो था, इसमें कितना नुकसान हुआ, जीडीपी आर्थिक व्यवस्था में कितनी गिरावट हुई, ये सारे के सारे आंकड़े और डेटा हमारे सामने आएगा जुलाई अगस्त में.
इससे कुछ ऊंचना इससे इससे कोई ना कोई ऊंच नीच वॉलेटिलिटी हो सकती है, एब्सोल्युटली। बट ये आखिरी तिमाही है जहां पे इस तरीके का माहौल रहेगा। इसके बाद एक नई साइकिल शुरू होगी, और जो आर्थिक व्यवस्था में, इकोनॉमी में और मार्केट्स में नई साइकिल हमेशा हमेशा ऐसे ही शुरू होती है जहां पे बहुत ही देयर आर वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स, वेरी हाई लिक्विडिटी, लो इन्फ्लेशन। जितने रिस्क आपको झेलने थे, सारे रिस्क आपके सामने आ गए। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग हैज गॉन रॉन्ग। एब्सोल्युटली। तो अब इसके आगे एक बॉटमिंग आउट है, और अगर हम एक साल के बाद फिर से मिलते हैं तो वी विल बी इन अ कंप्लीटली डिफरेंट जोन। सो नाइस ऑफ यू सर, मतलब आपने आंसर भी दे दिया और पीछे की रीजनिंग भी बताते हुए आंसर दिया। आई थिंक इट विल बी रियली ग्रेट फॉर ऑल द व्यूअर्स। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिसके रिलेटेड मैंने आपसे कई बार बात भी करी है, एक एडवाइजर क्या रोल प्ले करता है इन्वेस्टर्स के लिए, और क्या एक्चुअली एडवाइजर इंपॉर्टेंट होता है? देखिए क्या है कि हर एक इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो समझने के लिए, एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज ओन एबिलिटी, उस इन्वेस्टर को गाइड या रेकमेंड करने के लिए डेफिनेटली एडवाइजर इज नीडेड। बट उससे ज्यादा जो आप मुझे स्टार्टिंग में पूछ रहे थे, इमोशंस है, साइकोलॉजी है, लोगों का मेंटल बैलेंस लगाए रखना है, इसके लिए एडवाइजर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मार्च के महीने में जब हम लोग 7600 पे थे, तो देखिए मैं तो एक फंड मैनेजमेंट, हमारी तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, हम पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, लेकिन कई एडवाइजर्स हैं, कई इन्वेस्टर्स हैं, ये हमसे बात करते हैं। जैसे मार्च का महीना है, ठीक है, अब मेरी कंपनी जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है, एब्सोल्युटली सर। फरवरी में हमारी कंपनी का, जैसे हमारा 40,000 करोड़ के ऊपर का एसेट्स थे, 40,000 में से 2,500 करोड़ हमारी कंपनी का खुद का हमारे फंड्स में लगा हुआ है। तो जब 40,000 करोड़ के एसेट्स हैं, मार्च के महीने में डेप्रिसिएशन होती है, इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है, तो हमारा भी पैसा लगा हुआ है, साथ में हमारा भी नुकसान होता है। लेकिन उस समय में हम भी इन्वेस्टर्स से बात करते हैं। वी ऑल्सो फंक्शन एज ए एडवाइजर, आई स्पीक टू यू ऑल्सो, वी ऑल फंक्शन एज एडवाइजर्स। सो इनको अपना खुद का इमोशंस को चेक में रखना है। Second thing is that at that time we have to explain to people कि भाई ये आर्टिफिशियल रिएक्शन है, इस पे आप रिएक्ट मत करिए, राइट? और ये ओवर एग्जैजरेटेड हो गया है, आप डटे रहिए, रिएक्ट मत करिए। तो ये ऐसे माहौल में एक अच्छा एडवाइजर ही एडवाइस दे सकता है। अगर एडवाइजर खुद पैनिक कर जाएगा तब क्या बोलेगा? अब मेरी कंपनी का, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अप्रैल, जैसे ये मार्च का जो क्वार्टर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2020 खत्म हो गया, फिर अप्रैल में हमारी कंपनी के रिजल्ट्स आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट है, लेकिन अकाउंटिंग रूल ऐसे हैं कि हमारा खुद का पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, तो मार्क टू मार्केट लॉसेस हमारे स्टेटमेंट्स में भी आएंगे। और आप तो जानते हो कि अभी के जो अकाउंटिंग रूल्स ऐसे हैं कि भाई अगर हमने सेलिंग नहीं करी है, केवल पेपर लॉस है, तो भी उसको पीएनएल में अकाउंट करना है, इट विल शो एज अ लॉस, टू रिकॉग्नाइज द मार्क टू मार्केट आल्सो। तो जब अप्रैल में हमारी कंपनी के रिजल्ट आए तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मार्क टू मार्केट लॉस था। तो हमारी कंपनी का भी जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया उसमें आया कि भाई लास्ट क्वार्टर में लॉस हुआ है। तो ट्विटर पे मुझे किसी ने लिख के भेजा कि भाई आप खुद का पैसा तो संभाल नहीं सकते हो, हमारा कैसे संभालोगे, आपका लॉस हो गया। सो आई रिप्लाइड टू हिम कि भाई साहब ये जो लॉस है ये हमारे लिए गोल्ड मेडल है, सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ है कि हम जब आपका पैसा लगाते हैं तो हमारा भी पैसा लगा हुआ है, और जब हम आपको बोलते हैं कि मार्केट में ऐसा हो रहा है, रिएक्ट मत करिए, तो ये प्रूफ है कि हमने भी रिएक्ट नहीं किया है। अगर मैं ऐसी कंपनी चलाता हूँ जहाँ पे मेरे निवेशकों का नुकसान हो और मेरा फायदा होता रहे, तब तो गलत है। एब्सोल्युटली। तो अगर हम बोलते हैं कि हम एडवाइजर हैं, हम फंड मैनेजर हैं, हमारा पैसा ही नहीं लगा हुआ है, तो किस तरीके के एडवाइजर है, किस तरीके के फंड मैनेजर है, राइट? सो आई एक्सप्लेन टू दैट पर्सन कि भाई ये आपको ऐसा लग रहा है शायद आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट एक्चुअली हमारे लिए ये एक सर्टिफिकेट है, गोल्ड मेडल है, विच प्रूव्स कि हमारा खुद का भी पैसा लगा हुआ है, और देखिए अभी भी लगा रखा है, और आप मेहरबानी करके अगले क्वार्टर का रिजल्ट चेक करिएगा, देखिएगा कितना बड़ा प्रॉफिट है। बिकॉज ये तो पोर्टफोलियो वैल्यू है ना, मार्च एंड में डाउन हुई है, जून एंड में ऊपर हो जाएगी फिर से, उसमें क्या है। बिल्कुल ठीक बात है।
सर इससे पहले बॉस हम लोग ये इंटरव्यू क्लोज करें, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हमारी जो इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली है यूट्यूब पे, चाहे हम लोग इन्वेस्ट मैनेज कर रहे हो या फिर हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर फैमिली हो, दैट हैज क्रॉस्ड 1 लाख। हमारी फैमिली के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए आपका क्या फाइनल मैसेज, आपकी क्या ब्लेसिंग्स, आपकी क्या गाइडेंस है हम लोग सभी के लिए? सी एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी मार्केट में फेथ होना बहुत जरूरी है। उसके पीछे का साइंस, ये साइंस है एक्चुअली, उसके पीछे का साइंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए कई लोगों को क्या लगता है, वो बोलते हैं कि मार्केट तो कैसीनो है, कई लोग बोलते हैं मार्केट तो मंदिर है भाई, राइट। अब क्या है कि मार्केट तो मार्केट है, आप अगर गैम्बलिंग करोगे तो वो कैसीनो है कि आपको ट्रीट करेगा। अगर आप तमीज से समझ के समझदारी से इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका पैसा भी बनाएगा। सो जैसे समझिए कि यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा है या यहाँ पे एक टेबल पड़ा है। अब वो जो टेबल है, अब मैं टेबल पे लात मारूंगा तो मेरे पैर में लगेगा, या एक पत्थर है, मैं पत्थर पे लात मारूंगा तो मेरे पैर में चोट लगेगी। सो द स्टोन विल ट्रीट मी द वे आई ट्रीट द स्टोन, करेक्ट? Absolutely. Market is also very intelligent. The market will treat you the way you treat the market. अगर आप सट्टा करोगे तो मार्केट आपको कैसीनो की तरह ही ट्रीट करेगा। फिर अगर आप सीख के समझ के तमीज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे तो मार्केट भी आपके लिए फिर एक वेल्थ क्रिएशन मशीन की तरह बिहेव करेगा। सो डोंट थिंक दैट द मार्केट इज डूइंग समथिंग टू यू, यू थिंक हाउ यू आर कंडक्टिंग योरसेल्फ। जैसे मैंने पहले बोला कि तेजी में हम सब चलते ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मंदी में हमको भरोसा नहीं रहता है। तो ऑल दीज आर रेसिपीज फॉर डिजास्टर। देन फॉर एग्जाम्पल, जब तेजी है तो एडवाइजर की बात सुनते हैं, एडवाइजर को ट्रस्ट भी करते हैं। तेजी है तो खुद ही एडवाइजर बन जाते हैं, खुद ही फंड मैनेजर बन जाते हैं। जब मंदी होती है तो किसको ब्लेम करना है ढूंढने लग जाते हैं। एडवाइजर ने गलत एडवाइस दे दी, फंड भी गलत है, स्टॉक भी गलत है, देखो फलाना ज्यादा अच्छा कर रहा है। सो हैविंग ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, having trust on the concept, your trust should not fluctuate depending on level of nifty. निफ्टी 12,000 है तो मार्केट बहुत बढ़िया है, निफ्टी 8,000 है तो अरे यार ये मार्केट तो कैसीनो है। अरे भाई वही मार्केट था पहले भी अभी भी। आप उसको समझ के चलिए कैसे चलता है, हमको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, ये सब चीजें समझना चाहिए। जैसे कई बार लोग क्या बोलते हैं, जब सब ठीक है तो बोलते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, कंपनी का शेयर का दाम गिर गया तो बोलते हैं कंपनी खराब है। अरे भाई कंपनी तो वही कंपनी है, कंपनी वाले तो रोज शेयर का दाम देख के तो ऑफिस जाते नहीं है, राइट? तो आई थिंक दैट कीपिंग, यू नो, आई हैव गिवन यू लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बट इन सिंपल जिस्ट जो मैसेज आप बोल रहे हैं, मैसेज क्या है कि एक जो मार्केट कैसे चलता है, इक्विटी कैसे चलती है, इक्विटी का फंक्शनिंग कैसा है, वो जैसे आनंद भाई है वैसे एडवाइजर्स के पास बैठिए, समझिए, सीखिए थोड़ा। सेकेंड थिंग, पूरे के पूरे मार्केट और इक्विटी पे फेथ रखिए। फेथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड लास्टली, जो लॉन्ग टर्म है उसको लॉन्ग टर्म समझ के चलिए। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है कि जब तक पैसे की जरूरत नहीं है तब तक उससे अननेसेसरी टैंपरिंग मत करिए, और जो पैसे की जरूरत है उसको इक्विटी में लगाइए नहीं, सो दैट एवरीबॉडी इज सेफ एंड साउंड। थैंक यू सो मच बॉस आई मस्ट से यू कि आप मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहे हो। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या आपसे बात करता हूँ ना, ये मेरी खुद के दिमाग की घंटी खोल देता है, और मेरे खुद के दिमाग के जो थॉट प्रोसेस होता है वो राइट ट्रैक पे आ जाता है। थैंक यू बॉस कि आप मेरे एक इन्विटेशन पे आए और हम सभी के साथ आपने इंटरेक्ट किया। आपसे आई एम वेरी श्योर सब लोग बहुत सीखने वाले हैं, और मैं खुद इस इंटरव्यू को देखने वाला हूँ क्योंकि इसमें इतना फनी मूवमेंट्स थे और इतने ऐसे साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स थे कि मजा आ गया सर। Thank you. I wish you all the best. Thank you, boss. Thanks a lot. Thank you, boss. Thank you. Bye.